तफसील बताओ। कर्नल माइक ने कहा। 4 मर्दों और एक औरत पर मुश्तमिल एक ग्रुप यहाँ के एक फिलिस्तीनी ग्रुप के सरदार हमास के पास पहुंचा। सरदार हमास ने अपने एक खास आदमी हारिस के साथ जीप देकर उन्हें अरबत भिजवाया है। अरबत में सरदार अबू उबैदा के पास ये लोग गए हैं और मैंने ये भी मालूम कर लिया है कि सरदार अबू उबैदा के लड़के हमाद का ससुराल ह्यूमा में है, इसलिए ये लोग लामहला अरबत से इजरायली सरहद में दाखिल होंगे। खालिद ने तफसील बताते हुए कहा, क्या वहाँ अरबत में तुम्हारा कोई आदमी है? मैं तफसीली मालूमात चाहता हूँ। कर्नल माइक ने बेचैन से लहजे में कहा, वहाँ एक खास आदमी है, लेकिन खालिद ने कहा, तुम फिक्र मत करो, उसका अलहदा मुआवजा दूंगा। कर्नल माइक ने कहा, जनाब, उस आदमी को भारी रकम देना पड़ेगी। खालिद ने कहा, तुम फिक्र मत करो, रकम जितनी भी होगी वो अलहदा मिलेगी और तुम्हारा 10 गुना मुआवजा भी अलहदा मिलेगा। कर्नल माइक ने जवाब देते हुए कहा, ओके सर, फिर आप मुझे मजीद 2 घंटे का वक्त दें। खालिद ने मसरत भरे लहजे में कहा, लेकिन ये सुन लो कि मुझे आम मालूमात नहीं चाहिए। जिस रास्ते से वो जाए उस रास्ते के बारे में तफसीली मालूमात चाहिए। कर्नल माइक ने कहा, आप बेफिक्र रहें, मेरा आदमी सरदार अबू उबैदा का खास मुलाजिम है, इसलिए सब कुछ मालूम हो जाएगा और मालूमात भी हतमी ही होगी। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके। कर्नल माइक ने कहा और रिसीवर रख दिया। एक बार मुझे मालूमात मिल जाए फिर मैं सदर साहब को बताऊंगा कि कर्नल माइक क्या कर सकता है और क्या नहीं। कर्नल माइक ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसने मजीद 2 घंटे जिस तरह गुजारे ये उसका दिल ही जानता था। 2 घंटे बाद उसने एक बार फिर खालिद से राब्ता किया। सर, तफसील मालूम हो गई है, उस आदमी को मुझे $10,000 देने का वादा करना पड़ा है। खालिद ने कहा, मैंने कहा है कि रकम की बात मत करो, जो तुम कहोगे वही मिलेगा। कर्नल माइक ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा, सर, अरबत के सरदार अबू उबैदा के बेटे हमाद ने इस ग्रुप को लाबान से शाम के सरहदी इलाके कांतरा और फिर कांतरा से वो लोग इसराइली सरहदी शहर करास पहुंचेंगे और करास से वो बहरी गलीली में लॉन्च के जरिए सफर करके सीधा हिमा पहुंच जाएंगे और ये ऐसा रास्ता है जिस पर चेकिंग सख्त नहीं है। खालिद ने कहा, ओह हाँ, वाकई ये इंतहाई महफूज रास्ता है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई है कि ये लोग रवाना हो गए हैं। कर्नल माइक ने तेज लहजे में कहा, यस सर, ये लोग 2 जीपों में सफर कर रहे हैं। एक जीप में ये ग्रुप है जबकि दूसरी जीप में सरदार अबू उबैदा का बेटा हमाद है। ये हमाद उन्हें इसराइल के सरहदी शहर करास तक पहुंचाकर वापस चला जाएगा, उससे आगे ये लोग खुद जाएंगे। खालिद ने कहा, लेकिन आगे उनकी रहनुमाई और मदद कौन करेगा? उन्होंने लॉन्चों में सफर करना है और बहरे गलीली में खास चेकिंग भी होती है। कर्नल माइक ने कहा, मैंने पूछा था जनाब, तो मेरे आदमी ने बताया कि कराज में हमाद का एक दोस्त है जिसका नाम अबू नजद है और अबू नजद का बहरे गलीली में लॉन्चों का ठेका है। वो उन्हें अपनी मखसूस लॉन्चों में बहरे गलीली क्रॉस कराकर ह्यूमा पहुंचाएगा। ह्यूमा में ये कहाँ जाएंगे ये मालूम नहीं हो सका। खालिद ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारा मुआवजा और इनाम पहुंच जाएगा। कर्नल माइक ने कहा और रिसीवर रखकर उसने साथ पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर। दूसरी तरफ से एक मतबाना आवाज सुनाई दी, मेजर जेम्स को भेजो मेरे पास, फौरन, अभी और इसी वक्त। कर्नल माइक ने तेज लहजे में कहा, यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल माइक ने रिसीवर रख दिया। तकरीबन 5 मिनट बाद दरवाजा खुला और एक लंबे कद का नौजवान जिसने सूट पहना हुआ था अंदर दाखिल हुआ और उसने बाकायदा फौजी अंदाज में सैल्यूट किया। बैठो मेजर जेम्स, कर्नल माइक ने तेज लहजे में कहा। तो मेजर जेम्स मेज की दूसरी तरफ मुअद्दबाना अंदाज में बैठ गया। सुनो, हमने GP5 से शिकार छीनना है ताकि सदर साहब को मालूम हो सके कि ब्लैक आई किसी भी तरह GP5 से कम नहीं है। क्या तुम इस काम के लिए तैयार हो? कर्नल माइक ने कहा तो मेजर जेम्स बेख्तियार चौंक पड़ा। मैं तैयार हूँ सर, आप हुक्म फरमाए। मेजर जेम्स ने कहा, तो सुनो, पाकिस्तानी ग्रुप ह्यूमा पहुंचने के लिए लाबान के सरहदी शहर अरबत पहुंच चुका है। अरबत से ये लोग वहां के सरदार अबू उबैदा के बेटे हमाद के जरिए शाम के सरहदी शहर कांतरा पहुंचेंगे। कांतरा से ये इसराइल के सरहदी शहर करास पहुंचेंगे और फिर करास से बहरे गलीली में लॉन्च के जरिए सफर करके दूसरे किनारे पर वाक़ ह्यूमा पहुंच जाएंगे। इस तरह ये लोग इलास में सिरे से दाखिल ही नहीं होंगे और GP5 की सारी तवज्जो इलास पर ही रहेगी, जबकि हमने इस ग्रुप को जो एक औरत और 4 मर्दों पर मुश्तमिल है हलाक करना है और फिर उनकी लाशें हम सदर साहब के सामने रखेंगे तो सदर साहब को मालूम हो जाएगा कि ब्लैक आई GP5 से कहीं तेज है। कर्नल माइक ने कहा, ओ वाकई ये ऐसा रास्ता है कि इलास में होने वाली तमाम चेकिंग बेकार जाएगी और ये लोग ह्यूमा पहुंच जाएंगे। मेजर जेम्स ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा,
मैं चाहता हूँ कि उन्हें उस वक्त हलाक किया जाए जब ये ह्यूमा पहुंच जाए, ताकि हम सदर साहब को बता सके कि अगर हम होशियार ना होते तो GP5 को तो ये लोग डॉज दे चुके थे। कर्नल माइक ने कहा, लेकिन ह्यूमा में भी तो GP5 का सेटअप है जनाब, हमारा नहीं है। और जैसे ही हम वहां पहुंचे GP5 को इल्म हो जाएगा, और आप कर्नल डेविड की फितरत से बखूबी वाकिफ है। मेजर जेम्स ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, फिर हम क्यों ना उनके खिलाफ बैटिंग क्राउज में करा ले। कर्नल माइक ने कहा, जनाब फिर GP5 को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि अगर हम उन्हें ना पकड़ते तो जैसे ही ये लोग क्रास से आगे बढ़ते GP5 उन्हें पकड़ लेती। मेजर जेम्स ने कहा, तो फिर तुम बताओ कि क्या किया जाए। कर्नल माइक ने कहा, मेरी तजवीज़ है जनाब कि हम ह्यूमा के मशरिक की तरफ बहरे गलीले के शुमाली इलाका सनेला में पैक्टिंग कर ले और उन्हें जीरो सैटेलाइट के जरिए चेक करते रहें। ह्यूमा में लाजमन ये किसी न किसी जगह ठहरेंगे। आप सदर साहब को बाकायदा इत्तला देकर उन पर छापा मार दे। मेजर जेम्स ने कहा, लेकिन अगर सदर साहब ने कर्नल डेविड को हुक्म दे दिया तब नहीं, मैं उन्हें पहले हलाक करना चाहता हूँ। कर्नल माइक ने कहा, तो फिर एक ही सूरत है कि हम बहरे गलीली और क्रास के दरमियानी रास्ते पर पैक्टिंग कर ले। एक ही सड़क है जो क्रास से निकलती है और बहरे गलीली पर जाकर खत्म हो जाती है। उस सड़क पर कोई चेक पोस्ट नहीं है, बल्कि चेक पोस्ट बहरे गलीली के मगरिबी किनारे पर है और उस चेक पोस्ट का ताल्लुक फौज से है और वहाँ मेरा एक दोस्त कैप्टन सार्जर तैनात है। सार्जर हमसे मुकम्मल ताउन करेगा, सिर्फ उसे लालच देना पड़ेगा कि उसे हम ब्लैक आई में शामिल कर लेंगे। हम उन लोगों को वहाँ हलाक करेंगे और फिर जाहिर ये करेंगे कि हमने उन्हें इलाका सनेला में पकड़ा है। हम कह सकते हैं कि ये लोग क्रास से इलाका सनेला में दाखिल होकर वहाँ से ह्यूमा जा रहे थे। मेजर जेम्स ने कहा, ओह हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो फिर वाकई हमारा हाथ भी ऊंचा हो जाएगा और कर्नल डेविड को भी शिकायत करने का मौका ना मिलेगा। कर्नल माइक ने मसरत भरे लहजे में कहा, ये लोग कब तक वहाँ पहुँच जाएंगे। मेजर जेम्स ने पूछा, ये अरबस से शाम के सरहदी शहर कांतरा के लिए रवाना हो चुके हैं और ये बता दो कि ये लोग इंतहाई तेज रफ्तारी से काम करते हैं, इसलिए हमें जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके क्रास पहुंच जाना चाहिए। कर्नल माइक ने कहा, क्रास नहीं सर, इलाका सनेला, हम वहां अपना हेडक्वार्टर बनाएंगे। मैं जाकर अपने दोस्त से बात करूंगा, फिर मैं अपने आदमियों समेत वहां चेक पोस्ट पर फौजी यूनिफॉर्म में रहूंगा। इन लोगों को चेक करके और हलाक करके मैं इन्हें इलाका सनेला के हेडक्वार्टर में ले आऊंगा। फिर वहां से आप आगे का बंदोबस्त कर सकते हैं या वहीं से सदर साहब को इत्तला दे सकते हैं। मेजर जेम्स ने कहा, ऐसे ही सही, लेकिन ये सारा इंतजाम जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके होना चाहिए। कर्नल माइक ने कहा, ये लोग जिस कदर भी तेजी से काम करें बॉस, बहरहाल कल रात को ही क्रास पहुंचेंगे, जबकि हम आज रात ही इलाका सनेला पहुंच जाएंगे। हम यहाँ से हेलीकॉप्टर पर जाएंगे, वहाँ हमारा पहले से सेटअप मौजूद है। मेजर जेम्स ने कहा, ओके ठीक है, करो इंतजामात, लेकिन ख्याल रखना हमारी फोर्स में भी GP5 के मुखबिर हो सकते हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि हमारी तमाम प्लानिंग कर्नल डेविड तक पहुंच जाए और वो हमसे भी पहले काम दिखा जाए और हम मुंह देखते रह जाए। कर्नल माइक ने कहा, आप बेफिक्र रहे, मैं रात होने से पहले ही इंतजामात कर लूंगा। मेजर जेम्स ने कहा तो कर्नल माइक ने अजबात में सर हिला दिया। कर्नल डेविड एलास के एक पॉइंट में कुर्सी पर बैठा हुआ था। ये इमारत एलास शहर के नवाह में थी। उस पर पहले फौजियों का कब्जा था, लेकिन GP5 के लिए खाली करा लिया गया था और कर्नल डेविड ने उसे एलास में GP5 का हेडक्वार्टर बना लिया था। उसके सारे इंतजामात मेजर मार्टिन और मेजर रेनाल्ड ने किए थे। कर्नल डेविड अपने खुसूसी हेलीकॉप्टर पर यहाँ आया था और उसका हेलीकॉप्टर इस इमारत के वसी मैदान में मौजूद था। यहाँ बाकायदा फोन मौजूद था। कर्नल डेविड के सामने एक नक्शा फैला हुआ था और उस नक्शे पर जगह जगह सुर्ख दायरे पड़े हुए थे और निशानात लगे हुए थे। कर्नल डेविड इस नक्शे पर झुका हुआ उसे इंतहाई गौर से देखने में मसरूफ था कि कमरे का दरवाजा खुला और मेजर रेनाल्ड अंदर दाखिल हुआ तो कर्नल डेविड ने सर उठाकर उसे देखा और फिर सीधा हो गया। क्या रिपोर्ट है सरहद की तरफ से? कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा, आदमी वहां पहुंच गए हैं सर, अभी वो ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट देंगे, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूं कि आपके सामने रिपोर्ट मौसूल करूं। मेजर रेनाल्ड ने कहा तो कर्नल डेविड ने अजबात में सर हिलाया और फिर नक्शे पर झुक गया। लेकिन उसी लम्हे मेज पर मौजूद फोन की घंटी बज उठी तो कर्नल डेविड ने चौंक कर फोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और साथ ही लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। यस, कर्नल डेविड ने सख्त लहजे में कहा, चार्ल्स बोल रहा हूं सर। दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी तो कर्नल डेविड के साथ साथ मेजर रेनाल्ड भी चौंक पड़ा, क्योंकि वो भी जानता था कि चार्ल्स ब्लैक आई में उनका खास मुखबिर है। क्या हुआ, क्यों यहाँ कॉल की है? कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा, मैंने हेडक्वार्टर कॉल की थी,
मेरी रिपोर्ट की अहमियत के पेश नज़र उन्होंने यहाँ का नंबर दिया है जनाब। चार्ल्स ने मौदूबाना लहजे में कहा। क्या आफत टूट पड़ी है ब्लैक आई पर? कैसी रिपोर्ट? कर्नल डेविड ने चिल्लाए हुए लहजे में कहा। जनाब, कर्नल माइक और मेजर जेम्स दोनों पाकिस्तानी एजेंटों का शिकार करने के लिए रवाना हो गए हैं, चार्ल्स ने कहा। तो कर्नल डेविड इस तरह उछला जैसे कुर्सी में यकलक ताकतवर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ गया हो। क्या क्या कह रहे हो? ब्लैक आई का पाकिस्तानी एजेंटों से क्या ताल्लुक रह गया है? क्या कह रहे हो? कर्नल डेविड ने हलक के बल चीखते हुए कहा। जनाब, कर्नल माइक ने अपने मखसूस जराये से मालूम कर लिया है कि पाकिस्तानी एजेंट बहरे गलीली लॉन्चों से क्रॉस करके ह्यूमा पहुंच रहे हैं और उन्हें हलाक करने के लिए वो इलाका सनेला गया है। वहां उनका सब हेडक्वार्टर पहले से मौजूद है। वो हेलीकॉप्टर पर सवार होकर गए हैं, चार्ल्स ने कहा। बहरे गलीली? लेकिन वो तो शाम की सरहद की तरफ है। पाकिस्तानी एजेंट वहां कैसे पहुंच सकते हैं? नॉनसेंस, कर्नल डेविड ने चीखते हुए कहा। जनाब, वो शाम की सरहद से इसराइल में दाखिल होकर बहरे गलीली को क्रॉस करके ह्यूमा पहुंच रहे हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से ये बात मालूम की है, चार्ल्स ने जवाब देते हुए कहा। क्या ये बात हतमी है? इस बार कर्नल डेविड ने कदरे नर्म लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से चार्ल्स ने जवाब दिया। ओके, अगर तुम्हारी ये इत्तला दुरुस्त साबित हुई तो तुम्हें 2 गुना इनाम मिलेगा, कर्नल डेविड ने कहा। और उसके साथ ही उसने एक झटके से रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। अब बोलो, हम यहाँ बैठे नक्शे को पीट रहे हैं और कर्नल माइक हमारा शिकार छीनने के लिए वहां पहुंच भी चुका है। कर्नल डेविड ने रिसीवर रखकर सामने बैठे हुए मेजर रिनार्ड पर इस तरह चढ़ाई कर दी जैसे सारा कसूर मेजर रिनार्ड का हो। क्या ये आदमी बाएतमाद है जनाब? मेजर रिनार्ड ने पूछा। हाँ, आज से पहले तो उसकी कोई इत्तला गलत साबित नहीं हुई, कर्नल डेविड ने कहा। तो फिर कुछ देर इंतजार कर लीजिए, मेरा आदमी जो इत्तला देगा उससे ये बात कंफर्म हो जाएगी कि चार्ल्स गलत कह रहा है या दुरुस्त, और अगर ये दुरुस्त कह रहा है तो फिर हम अपने तौर पर नया सेटअप कायम कर लेंगे। बहरहाल ये लोग आपके हाथों ही हलाक होंगे, मेजर रिनाल्ड ने जवाब दिया। तो कर्नल डेविड का चेहरा यकलक चमक उठा। तुम दूसरा नक्शा ले आओ जिसमें बहरे गलीली और इलाका सनेला शामिल हो ताकि हम उस पर गौर कर ले, कर्नल डेविड ने कहा। यस सर, मेजर रिनाल्ड ने कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरे हाथ से शिकार छीन रहा है, मैं इसे गोली मार दूंगा, उस कर्नल माइक को, कर्नल डेविड ने मेजर रिनाल्ड के बाहर जाने के बाद बड़बड़ाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद मेजर रिनाल्ड वापस अंदर दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक और नक्शा था। कर्नल डेविड ने अपने सामने मेज पर बिछा हुआ नक्शा उठाकर इस तरह एक तरफ फेंक दिया जैसे ये कोई रद्दी कागज हो, और फिर जैसे ही मेजर रिनाल्ड ने हाथ में मौजूद नक्शा मेज पर फैलाया, उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज सुनाई देने लगी। ओ सुनो, तुम्हारे आदमी की कॉल है, कर्नल डेविड ने चौंक कर कहा, और मेजर रिनाल्ड ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर उठाया और उसे अपने सामने रखकर उसने उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, एंथोनी कॉलिंग, ओवर, एक मर्दाना आवाज सुनाई थी। यस, मेजर रिनाल्ड अटेंडिंग यू, क्या रिपोर्ट है? ओवर, मेजर रिनाल्ड ने कहा। जनाब, पाकिस्तानी एजेंटों का ग्रुप जो एक औरत और 4 मर्दों पर मुश्तमिल है, जीप में सवार होकर लाबान के शहर सातरे से अरबत पहुंचा। वो यहाँ अरबत के सरदार अबू उबैदा के मेहमान थे, और जनाब अब ये ग्रुप एक जीप में सवार होकर शाम के सरहदी शहर कांतरा गया है। सरदार अबू उबैदा का बेटा हमाद भी दूसरी जीप में सवार उनके साथ है, और मैंने सरदार अबू उबैदा के एक मुलाजिम को भारी रिश्वत देकर मालूम किया है कि सरदार हमाद ने उन्हें ह्यूमा पहुंचने का जो रास्ता बताया है उसके मुताबिक ये ग्रुप कांतरा से इसराइल में दाखिल होकर सरहदी शहर करास पहुंचेगा, जहां से सरदार हमाद वापस चला जाएगा, जबकि ये ग्रुप करास से बहरे गलीली को लॉन्च के जरिए क्रॉस करके ह्यूमा में दाखिल हो जाएंगे। ऊपर, एंथोनी ने कहा। क्या ये मालूमात हतमी है? ऊपर, मेजर रिनाल्ड ने पूछा। यस सर, और सर एक और बात भी मेरे नोटिस में आई है, जनाब कि उस आदमी ने भारी रिश्वत लेकर ये सारी बातें ब्लैक आई के आदमी को भी बता दी है। ओवर, एंथोनी ने कहा। ओके ठीक है, अब तुम वापस आ जाओ, ओवर एंड ऑल, मेजर रिनाल्ड ने कहा, और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। इसका मतलब है कि चार्ल्स ने जो कुछ बताया है वो 100% दुरुस्त है, कर्नल डेविड ने कहा। यस सर, इलाका सनीला चूंकि इलास में शामिल नहीं है इसलिए वहाँ ब्लैक आई का सब हेडक्वार्टर है। अगर चार्ल्स हमें इत्तला न देता तो एंथोनी की इत्तला हमारे लिए काफ़ी थी, लेकिन अब हमें इलास में पैक्टिंग करने की बजाय क्रॉस से पहले शाम की सरहद पर पैक्टिंग करना होगी, मेजर रिनाल्ड ने कहा। कहाँ, कौन से इलाके में? नक्शे में देखकर बताओ, कर्नल डेविड ने कहा। जनाब, यह है कांतरा, ये शाम का सरहदी शहर है, और यह है करास, इनके दरमियान तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला है। यहाँ कोई पुख्ता सड़क नहीं है, बल्कि रेत पर सफर करना पड़ेगा। दरमियान में एक छोटा सा नगलिस्तान आता है जिसका नाम बयाज है। अगर हम बयाज में डेरा डाल ले
तो ये लोग कांतरा से क्रास की तरफ जाते हुए हमारे हाथ आ सकते हैं। इस तरह हम आसानी से उन्हें शिकार कर सकते हैं और ब्लैक आई भी मुंह देखती रह जाएगी। मेजर रेनाल्ड ने कहा, लेकिन जब हम उस छोटे से गांव में हेलीकॉप्टर पर पहुंचेंगे तो दूर दूर तक हमारी खबर पहुंच जाएगी और तुम उस शैतान इमरान को नहीं जानते। वो तो हजारों मीलों से दुश्मन की बू सूंघ लेता है। कर्नल डेविड ने कहा, जनाब वो दरमियान में होंगे, फिर हमारा एक सेक्शन सरहद पर पहुंच जाएगा, दूसरा बयाज में, फिर ये भागना भी चाहेंगे तो ना भाग सकेंगे। मेजर रेनाल्ड ने कहा, फर्ज किया कि ये दरमियान में हो और इन्हें हमारे बारे में इत्तला मिल जाए तो ये कहाँ जा सकते हैं, नक्शे में देखकर बताओ। कर्नल डेविड ने कहा, सहरा में ही जाएंगे, चाहे ये वापस जाए, चाहे दाएं जाए या बाएं, और हमारे पास हेलीकॉप्टर होंगे। हम उन पर मिसाइल फायर कर सकते हैं और इस तरह इनका आसानी से खात्मा कर सकते हैं। मेजर रेनाल्ड ने कहा, दाएं बाएं नकलिस्तान कितने फासले पर है? कर्नल डेविड ने पूछा। जनाब, बाएं तरफ 200 किलोमीटर तक कोई नकलिस्तान नहीं है और दाएं तरफ 100 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, ये कहाँ जा सकेंगे? मेजर रेनाल्ड ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, यहाँ पहुंचकर ये लोग वाकई फंस जाएंगे। कर्नल डेविड ने कहा, यस सर, फिर उनके बच निकलने का 1% भी चांस बाकी न रहेगा। मेजर रेनाल्ड ने कहा तो कर्नल डेविड के चेहरे पर यकलक मसरत के तासुरात उभर आए। ठीक है, मेजर मार्टिन अपने सेक्शन के साथ सरहद पर पैक्टिक करेगा, जबकि तुम अपने सेक्शन के साथ बयास में और मैं क्रास में, ताकि ये लोग किसी सूरत भी ना निकल सके। कर्नल डेविड ने कहा। उसने अपने आप को क्रास में इसलिए रखने की बात सोची थी कि उसकी आदत थी कि वो बराह रास्त इमरान के मुकाबले पर ना आता था, और चूंकि उसे यकीन था कि मेजर रेनाल्ड उन लोगों का बयास में ही खात्मा कर देगा, इसलिए उसने अपने लिए क्रास का इंतखाब किया था। यस सर, ये बेहतरीन प्लानिंग है। मैं उन लोगों को हलाक करके उनकी लाशें आपके कदमों में लाकर रख दूंगा, मेजर रेनाल्ड ने मसरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि कर्नल डेविड ने अपने लिए क्रास का इंतखाब करके मैदान जंग उसके लिए खुला छोड़ दिया है। और यही बात मेजर रेनाल्ड को पसंद आई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो आसानी से उनका खात्मा कर लेगा, और चूंकि ये खात्मा उसके हाथों होगा, इसलिए सदर और आला हुकाम की नजरों में असल हीरो वही होगा। उसे ये भी मालूम था कि कर्नल डेविड इस कारनामे का सहरा अपने सर बांधेगा, लेकिन उसके बावजूद उसे यकीन था कि असल बात सामने आ जाएगी। मेजर मार्टिन को बुलाओ जल्दी, ऐसा ना हो कि ये लोग क्रास पहुंच जाए और हम प्लानिंग ही करते रह जाए। कर्नल डेविड ने कहा तो मेजर रेनाल्ड सर हिलाता हुआ उठा और तेज तेज कदम उठाता हुआ मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सरदार अबू उबैदा का बेटा सरदार हम्माद लंबे कद और कदरे भारी जिस्म का आदमी था। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी हर वक्त तारी रहती थी। वो इस वक्त इमरान और उसके साथियों के साथ एक बड़ी जीप जो रेत पर चलने के लिए खुसूसी तौर पर बनाई गई थी में सवार था। ड्राइविंग सीट पर हारिस था, जो इमरान के साथ लाबान से आया था, और सरदार हम्माद उसे भी अपने साथ क्रास तक ले आया था। हारिस के साथ साइड सीट पर सरदार हम्माद और उगबी सीटों पर इमरान और उसके साथी बैठे हुए थे। इमरान ने सरदार हम्माद के साथ मिलकर हुमा पहुंचने का जो रास्ता तलाश किया था, इस बारे में इमरान को यकीन था कि वो GP5 और फौजियों की चेकिंग से बचकर हुमा पहुंच जाएंगे। सरदार हम्माद ने उसे यकीन दिलाया था कि रास्ते में कहीं भी उनके लिए कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि वो सिरे से इलास में दाखिल ही नहीं होंगे। इसलिए वो लाबान की सरहद से इसराइल में दाखिल होने की बजाय लाबान से शाम और फिर शाम से इसराइली सरहदी शहर क्रास पहुंचेंगे, और क्रास से रुख मोड़कर वो सीधे बहरे गलीली को क्रॉस करके हुमा में दाखिल हो जाएंगे। इस तरह किसी को कानो कान खबर तक ना होगी। इमरान उगबी सीट पर बैठा हुआ था। उसके घुटनों पर नक्शा फैला हुआ था और वो उस नक्शे को इस तरह गौर से देख रहा था जैसे वो उसे जुबानी याद करना चाहता हो। क्या आप इस रास्ते से मुतमईन नहीं है? अचानक साइड सीट पर बैठे हुए सरदार हम्माद ने मुड़कर इमरान से मुखातिब होकर कहा, मैं तो मुतमईन हूँ, लेकिन मेरी छठी हिस्स मुतमईन नहीं हो रही है। मुझे महसूस हो रहा है कि हम पके हुए फलों की तरह दुश्मनों की झोलियों में गिरने के लिए जा रहे हैं। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, तो फिर इसका यही हल है कि हम यहाँ से वापस चले जाए और कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करें। सरदार हम्माद ने कदरे नागवार से लहजे में कहा, यह बात नहीं है सरदार हम्माद, इसके अलावा दूसरा कोई महफूज रास्ता नहीं है, लेकिन जिन खतरात की बू मैं सूंघ रहा हूँ उसका आपको एहसास ही नहीं हो सकता। इमरान ने कहा, कैसे खतरात? कुछ वजाहत तो करे। सरदार हम्माद ने उसी तरह नागवार से लहजे में कहा। शायद उसे इमरान की बातें नागवार गुजर रही थी। क्या ऐसा मुमकिन है कि हम कांतरा में रुक जाएं और आपका कोई आदमी कांतरा से क्रास तक चेकिंग करके वापस आकर रिपोर्ट दे कि रास्ता क्लियर है या नहीं? इमरान ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन रास्ता जाहिर है साफ होगा। वहाँ कौन होगा? तमाम चेकिंग तो इलास में हो रही है। सरदार हम्माद ने कहा।
सरदार हमाद, आपको अभी इल्म नहीं है कि हम लोग किस खतरे से दो चार होने जा रहे हैं। GP5 और उसका इंचार्ज कर्नल डेविड बेहद शातिर आदमी है और फिर उसके मुखबिर भी जगह जगह मौजूद हैं। हो सकता है कि उस तक हमारी प्लानिंग पहुंच चुकी हो और वो कराज में या कांतरा में या कराज के दरमियान हमारी घात लगाए बैठा हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि उसने पैक्टिंग बहरे गलीली में कर रखी हो। इमरान ने कहा, ये बात तो 100% गलत है कि हमारा आदमी मुखबिर हो सकता है। बाकी आप जो कह रहे हैं इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सरदार हमाद ने और ज्यादा गुस्सीले लहजे में कहा और सीधा होकर बैठ गया। इमरान भी खामोश हो गया। जीप इस वक्त शाम के इलाके में रेत पर सफर करती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी और फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद वो कांतरा पहुंच गए। यहाँ के एक सरदार यासिर के डेरे पर उन्होंने पड़ाव किया। सरदार यासिर सरदार हमाद का बेहद करीबी दोस्त था। हारिस, क्या तुम क्रास तक जाकर चेकिंग कर सकते हो? इमरान ने हारिस से कहा। क्या मुझे जीप पर जाना होगा? हारिस ने पूछा। नहीं, ऊंट पर जाओ, इस तरह तुम पर शक नहीं किया जाएगा। इमरान ने कहा, ठीक है, मुझे काला ऊंट मुहैया कर दीजिए। मैं जीप से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से क्रास पहुंचकर उसी तेज रफ्तारी से वापस भी आ जाऊंगा। हारिस ने कहा तो इमरान ने अज़बात में सर हिला दिया। सरदार हमाद, क्या यहाँ काला ऊंट मिल जाएगा? इमरान ने एक तरफ बैठे हुए सरदार हमाद से कहा। हाँ, क्यों? सरदार हमाद ने चौंक कर पूछा। मैं हारिस को क्रास तक चेकिंग के लिए भिजवाना चाहता हूँ, इमरान ने कहा तो सरदार हमाद ने होठ भींचते हुए अज़बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद जब सरदार यासिर अंदर आया तो सरदार हमाद ने उसे हारिस को काला ऊंट मुहैया करने का कह दिया। ठीक है, पेज की चेकिंग जरूरी है। आओ हारिस, मैं तुम्हें ऊंट भी दिलवा देता हूँ और साथ ही क्रास में अपने दोस्त सरदार वलीद के नाम रुक्का भी दे देता हूँ। इस तरह अगर चेकिंग हो भी रही होगी तो तुम पर शक नहीं किया जा सकेगा, सरदार यासिर ने कहा और वापस अंदर की तरफ मुड़ गया। हारिस भी उसके पीछे चला गया और फिर वह सब खाना खाने के बाद आराम करने के लिए वहीं लेट गए। इमरान साहब, सरदार हमाद का मूड ठीक नहीं है, सफदर ने आहिस्ता से सरगोशी करते हुए इमरान से कहा। इसके मूड की खातिर मैं अपने साथियों को रिस्क में नहीं डाल सकता, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। लेकिन क्या ये जरूरी है कि ऐसा हो रहा होगा जैसा तुम सोच रहे हो? जूलिया ने कहा। जरूरी तो नहीं, लेकिन हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, इमरान ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 3 घंटों के बाद हारिस वापस अंदर दाखिल हुआ तो इमरान और उसके साथी चौंक कर सीधे हो गए। उसी लम्हे सरदार हमाद और सरदार यासिर भी अंदर आ गए। वो दूसरे कमरे में थे और उन्हें शायद हारिस की वापसी की इत्तला मिल गई थी। क्या रिपोर्ट है हारिस? सरदार हमाद ने कदरे तंजिया लहजे में कहा। सरदार इमरान साहब का अंदाजा दुरुस्त निकला है जनाब। कांतरा से क्रास तक GP5 चेकिंग कर रही है। सरहद से थोड़ा आगे भी GP5 घात लगाए मौजूद है। 2 गनशिप हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। मुझे उन्होंने चेक किया, लेकिन सरदार यासिर के रुके की वजह से मुझे जाने दिया गया। अलबत्ता मुझसे सरदार इमरान और उसके साथियों के बारे में पूछगछ की गई, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि यहाँ कोई अजनबी नहीं आया। फिर आगे दरमियानी छोटे नकलिस्तान बयाज में भी GP5 के 2 गनशिप हेलीकॉप्टर मौजूद है और GP5 भी मौजूद है। यहाँ मुझसे सख्ती से पूछगछ की गई। उसके बाद कराज में बाकायदा GP5 का कर्नल डेविड मौजूद है और वो सब इस अंदाज में वहाँ मौजूद है जैसे उन्हें हमारे रास्ते का पहले से इल्म हो, हारिस ने जवाब देते हुए कहा। तो सरदार हमाद का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका अंदाजा ऐसा था जैसे उसे हारिस की बात पर यकीन न आ रहा हो। ये तो बहुत बुरा हुआ सरदार इमरान, आप अब क्या करेंगे? सरदार यासिर ने होंठ चबाते हुए कहा। हमने तो बहरहाल मिशन मुकम्मल करना है। मेरी छठीस पहले ही सायरन बजा रही थी। अब आप बताएं कि उस रास्ते से हटकर कोई रास्ता भी है या नहीं? इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, सरदार यासिर ने कहा। सफदर और तनवीर, तुम दोनों हारिस के साथ जाओ और सरहद के करीब जो लोग मौजूद हैं उन्हें हलाक करके 2 गनशिप हेलीकॉप्टर यहाँ ले आओ और अगर हो सके तो उनके इंचार्ज को भी उठाकर ले आओ, इमरान ने कहा। तो सफदर और तनवीर दोनों उठ खड़े हुए। ये कैसे मुमकिन है? वो तो मुसल्ला होंगे, सरदार हमाद ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे साथी आसानी से ये सब कुछ कर लेंगे सरदार यासिर। आप मेरे साथियों को मखसूस सहराई लिबास और ऊँट दे दे। हारिस उनके साथ जाएगा और हारिस, तुमने सफदर के अहकामात की तामील करनी है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। ठीक है जनाब, हारिस ने जवाब दिया। असला जीप में है, वो ले लो। ख्याल रखना उसकी इत्तला बयास या क्रास तक न पहुंचे, इमरान ने सफदर से कहा। तो सफदर ने अज़बात में सर हिला दिया और फिर वो हारिस को साथ लेकर बाहर चले गए। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? क्या गनशिप हेलीकॉप्टरों से बयाज और क्रास पर अटैक करोगे? जूलिया ने कहा।
नहीं, हम गनशिप हेलीकॉप्टरों में सरहद के साथ साथ आगे बढ़ते हुए सीधे बहरे गलीली पहुंचेंगे, और अगर ये हेलीकॉप्टर रास्ते में ना उड़ाए गए तो उनके जरिए हम हिमा पहुंच जाएंगे। इमरान ने कहा, यहाँ से फालतू पेट्रोल लिया जा सकता है। गनशिप हेलीकॉप्टरों में इजाफी फ्यूल टैंक मौजूद होते हैं। कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो जूलिया और कैप्टन शकील दोनों खामोश हो गए। कर्नल डेविड करास की एक इमारत में ऑफिस के अंदाज में सजे हुए कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। सामने मेज पर ट्रांसमीटर मौजूद था और वो बार बार ट्रांसमीटर की तरफ इस अंदाज से देख रहा था जैसे उसे यकीन हो कि ट्रांसमीटर की सीटी बज रही है, लेकिन आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही। उधर मेजर मार्टिन शाम की सरहद पर अपने सेक्शन समेत मौजूद था, जबकि मेजर रिनाल्ड बयास में था, लेकिन अभी तक उनमें से किसी को भी कॉल नहीं आई थी।